आज बात करते हैं पंचांग के बारे में। रणवीर सिंह बैस ज्योतिष समाधान में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं पंचांग के बारे में। पंचांग हर घर में मौजूद रहता है, प्रत्येक परिवार में रहता है और प्रतिदिन इसका उपयोग भी किया जाता है। और पंचांग जैसे इसके 5 अंग हैं, इसके नाम के आधार पर सभी जानते हैं। तो पहला तिथि, दूसरा बार, तिथि बार, नक्षत्र, करण, योग, ये पंचांग के 5 अंग हैं। आज सबसे पहले जानते हैं तिथि के बारे में, जो प्रथम अंग है पंचांग का। ये सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर निर्धारित है। सभी को मालूम है कि चंद्रमा की गति सूर्य की गति से अधिक होती है। तो पंचांग में सर्वप्रथम तिथि दी जाती है और शुक्ल पक्ष में 1 से 15 तक और कृष्ण पक्ष में 15 से 30 तक अमावस्या रहती है। 6 तिथि पंचांग में नहीं होती, 6 तिथि भी होती है, उसका बताएंगे। पूर्णिमा को 15 और अमावस्या को 30 लिखा रहता है। तिथि से आगे घटी पल में तिथि का समाप्ति काल भी दिया रहता है और वो समाप्ति काल रात्रि में, दिन में, कभी भी हो सकता है, किसी भी समय। और सूर्योदय के बाद कितने घटी पल तक तिथि रहेगी, तो इसका भी पंचांगों में घंटा मिनटों में तिथि का समाप्ति काल दिया रहता है। और तिथि पंचांग का प्रथम अंग है, पहले बताया। पंचांग का आरंभ तिथि से ही होता है, चंद्रमास के आधार पर। ये पंचांग चंद्रमास के आधार पर निर्धारित है। इसके अनुसार 30 तिथियाँ होती हैं। शुक्ल पक्ष की, जो कि शुक्ल पक्ष की प्रथमा यानी प्रतिपदा से गिनी जाती है। पंचांग में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से मास का प्रारंभ होता है, मास का आरंभ होता है। अब क्योंकि चंद्रमा की गति अधिक होती है, सूर्य एक माह में एक राशि परिवर्तन करता है और चंद्रमा 2.5 दिन में। तात्पर्य ये है कि चंद्रमा की गति अधिक होती है। जब सूर्य चंद्र एक स्थान पर आते हैं तो अमावस्या तिथि होती है। और आपने देखा भी होगा कि अमावस्या के दिन अंधेरी रात होती है, क्योंकि चंद्रमा को सूर्य का प्रकाश ढक लेता है। और सूर्य की गति से चंद्रमा की गति अधिक होती है। जब दोनों का अंतर बढ़ने लगता है तो एक तिथि का आरंभ होता है। जब 0 डिग्री से बढ़ते बढ़ते अंतर 12 डिग्री तक पहुंच जाता है तो प्रथमा तिथि या प्रतिपदा तिथि पूर्ण होती है। अच्छा, एक व्रत यानी एक परिक्रमा में 360 अंश होते हैं, 360 डिग्री अंश होते हैं। इसे तिथि से भाग देने पर 30 में यदि 12 का भाग दिया जाए, सूर्य और चंद्रमा से भूगांशों में जब 12 अंश का अंतर आता है तो एक तिथि होती है। तिथि पहले ही बताया है कि तिथि दिन या रात में किसी भी समय बदल सकती है। इसलिए पंचांग में तिथि बार तो सभी जानते हैं, 7 बार होते हैं। तिथि बार के आगे घटी पल में तिथि का समाप्ति काल दिया रहता है कि कौन सी तिथि किस घटी किस पल में समाप्त होगी। जो तिथि एक सूर्योदय के बाद से शुरू होती है, यहाँ सूर्य के आधार पर है तो सूर्योदय से ही आरंभ होती है तिथि। तो जो तिथि एक सूर्योदय के बाद से शुरू होती है और अगले सूर्योदय के पूर्व ही समाप्त हो जाती है, उसे क्षय तिथि कहते हैं। और जो तिथि सूर्योदय समय में रहती है उसे वृद्धि तिथि कहते हैं। जब तिथि का मान 60 घटी से अधिक होता है तो वृद्धि तिथि कहते हैं। और जब 60 घटी से कम होता है तो क्षय तिथि हो जाती है। अब
पंचांग में एक तिथि निरंतर 2 बार लिखी हो सकती है, इसे वृद्धि तिथि समझें या समझी जाती है। और सूर्योदय पर जो तिथि प्रारंभ में सुबह समय सूर्योदय के समय पर जो तिथि किसी भी दिन पंचांग में नहीं हो तो उसे क्षय तिथि मान लेते हैं। जब चंद्रमा और सूर्य एक अंश पर आकर चंद्रमा आगे बढ़ने लगता है, अब क्योंकि चंद्रमा की गति होती है तो चंद्रमा आगे बढ़ता है। इन 15 तिथियों को शुक्ल पक्ष कहते हैं। और चंद्रमा सूर्य से ठीक 180 डिग्री के अंतर पर आता है तो दोनों में अंतर कम होने लगता है। वो इन 15 तिथियों को कृष्ण पक्ष कहते हैं। अब जैसे शुक्ल पक्ष में सूर्य से चंद्रमा 12 डिग्री आगे और द्वितीया में 24 डिग्री और तृतीया में 36 डिग्री और चतुर्थी तिथि में 48 डिग्री। और इसी प्रकार पंचमी में 60 और षष्ठी तिथि में 72 और सप्तमी तिथि में 84 और अष्टमी तिथि में 96 और नवमी तिथि में 108 डिग्री और 10वीं तिथि में 108 120 यानी 10वीं तिथि। और फिर एकादश तिथि में सूर्य चंद्रमा 120 सूर्य 132 और द्वादशी तिथि में 144 और त्रयोदशी में 156 डिग्री और 156 डिग्री से 168 डिग्री तक चतुर्दशी और 168 डिग्री से 180 डिग्री तक पूर्णिमा तिथि होती है। ठीक इसके विपरीत कृष्ण पक्ष की तिथियाँ होती हैं। और कृष्ण पक्ष की तिथि भी देख लेते हैं अपन। 180 सूर्य जब रहता है और चंद्रमा 168 पे रहता है, इसी क्रमानुसार 168 156 कृष्ण पक्ष की द्वितीया और 156 144 कृष्ण पक्ष की तृतीया। इसी प्रकार क्रमानुसार ये सब तिथियाँ अमावस्या तक, और अमावस्या पर सूर्य और चंद्रमा दोनों 0 डिग्री पर या 0 पर आ जाते हैं। अब दूसरा अंग है इसका पंचांग का दूसरा अंग है बार। बार के बारे में सभी जानते हैं। पंचांग का अंग दूसरा बार। तो तिथि के बाद आता है बार। तो बार के बारे में आप सभी जानते हैं। 7 बार होते हैं: रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। तो ये बारों के बारे में सभी जानते हैं। अब बात करते हैं नक्षत्रों के बारे में। अब नक्षत्र 27 होते हैं। तो नक्षत्रों के नाम तो पहले बता दिए गए हैं, लेकिन पंचांग का ये तीसरा अंग है, तो इसके आधार पर इनके स्वामियों के नाम और हम आगे बताएंगे, और कितने अंश कला तक ये चरणाक्षर और अंश कला होते हैं अश्विनी भरनी के क्रमानुसार, सब अगली बार बताएंगे नक्षत्र में। देखते रहिए, पूरा पंचांग आपको बताएंगे। लाइक और सब्सक्राइब आपकी मर्जी अनुसार।